तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम लोग एल्गोरिदम्स के बारे में। एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? यहाँ जो लिखा है ये कॉर्मेन के बुक से ही लिया है। अभी एल्गोरिदम वहाँ कहते हैं कि इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स। सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स आखिर ये है क्या? एल्गोरिदम सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स। तो इसे हम ऐसे समझने का कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम, उसे सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप ही हमें करना होता है, और वही स्टेप बाय स्टेप अगर हम इंग्लिश में लिख दें तो वो एल्गोरिदम हो गया और कुछ नहीं। अभी सीन क्या है, हमारे पास अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल हो, मान लो हमें ऐड करना है 2 नंबर को, तो हम क्या लिखेंगे? एल्गोरिदम का पहले मैं नाम लिखूंगा। एल्गोरिदम कैसे? एक फंक्शन की तरह। तो एल्गोरिदम मैंने लिखा ऐड, साथ में उसमें कुछ आर्गुमेंट्स आएंगे, मान लो 2 नंबर आएंगे, है ना, m होंगे, एक n होगा। तो क्या करेंगे अंदर हम लोग एक अगर हम चाहें तो वेरिएबल 2 अलग से बना सकते हैं, अगर नहीं भी चाहें तो एक तीसरा वेरिएबल हमने लिया सम करके, उधर हमने कुछ डाला। क्या डाला? एडिशन ऑफ m एंड n, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने यहां से रिटर्न कर दिया क्या? सम को। ये बहुत ही सिंपल है, सबको समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसा कर सकते हैं भाई। करना क्या था? हमें 2 नंबर को ऐड करना था। ये हमारा एक एल्गोरिदम है। ये इसमें क्या बता रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप कि कैसे एडिशन होगा, ठीक है। अगर हमें ज़्यादा डिटेल में जाना होता तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल भी ले सकते थे। एक वेरिएबल लेते a नाम का, एक वेरिएबल लेते b नाम का। a में हम m रखते, b में हम n रखते, और फिर सम में a और b का एडिशन कर देते। वो भी कर सकते हैं। या फिर अगर हम चाहते तो ये तीनों स्टेप हटा करके डायरेक्ट रिटर्न कर देते हम लोग क्या? m प्लस n, ठीक है। ये तीनों ही सही है। बाद में हो सकता है हम एल्गोरिदम में जब आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे कि कौन सा एल्गोरिदम ज़्यादा अच्छा होगा, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स है या जिसमें कम नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। खैर, अभी हम लोगों ने ये समझा कि एल्गोरिदम क्या है, वो एक सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स है। सर, ये जो आपने लिखा है ये तो प्रोग्राम जैसा ही है ना? प्रोग्राम और इसमें क्या डिफरेंस हुआ? तो प्रोग्राम में एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में हमें प्रोग्राम लिखना पड़ता है, जबकि एल्गोरिदम जो होगा वो जनरल इंग्लिश में हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे a इज इक्वल टू m लिखा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनिशियलाइज अ वेरिएबल a विथ m, इनिशियलाइज अ वेरिएबल b विथ n, उसके बाद सम m प्लस n एंड सेव इट इन सम, देन रिटर्न सम, है ना। सो एक प्रोग्राम जो होगा वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में होगा, लैंग्वेज स्पेसिफिक होगा, और एल्गोरिदम जो होगा वो लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होगा, वो जनरल इंग्लिश में हो सकता है, ठीक है। एक प्रोग्राम जो होगा वो पर्टिकुलर लैंग्वेज के कंपाइलर से कंपाइल होगा और वहाँ एग्जीक्यूट होगा, जबकि ये जो है एल्गोरिदम वो सिंपल इंग्लिश में होगा। साथ में यहाँ पे जब हम सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स के बारे में बात करते हैं तो एल्गोरिदम में एक स्टेप में हम चाहें तो उतना डिटेल ना भी दें। जैसे कोई आपका एक प्रोग्राम है जहाँ पे आपको कुछ स्वैपिंग करना पड़ रहा है, तो आप डायरेक्ट लिख रहे हैं स्वैप 2 नंबर्स a एंड b, ये एक कंप्यूटेशनल स्टेप है। जबकि अगर आप लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे होते तो वहाँ पे स्वैपिंग का एक्चुअल लॉजिक आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन आपको लिखना पड़ता है ना। हर एक इंस्ट्रक्शन आपको लिखना पड़ता कि कैसे a और b स्वैप हो रहे हैं। जबकि आप जब एल्गोरिदम लिखते हैं तो एक कुछ ऐसे चीज़ जो सभी जानते हैं उसको आप छोटे में भी लिख सकते हैं, या फिर एब्स्ट्रैक्ट जैसे भी बोल सकते हैं। इन अ वे आप कुछ चीज़ उसे आप सिंपल इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक है। तो एल्गोरिदम
is only sequence of computational steps, जबकि program is sequence of instructions, है ना। sequence of instruction क्या है, वो एक प्रोग्राम है, ठीक। और ये sequence of computational steps है। मैं फिर से बोलूं कि इसे हम sequence क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हर लाइन का अपने ऊपर वाले से एक रिलेशन है, ठीक है। जबकि कभी कभी आप किसी से पूछेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है, तो वो बोल सकते हैं सर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना। जबकि ऐसा नहीं कहना चाहिए, हमेशा सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन कहना चाहिए प्रोग्राम को। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस ऐसा है जिसमें एक ऑर्डर मेंटेन्ड होता है, जबकि सेट में कोई ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है। तो एल्गोरिदम बहुत ही सिंपल चीज है, जहां पे हम बस ये कह रहे हैं कि वो सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स है और कुछ नहीं। अगर थोड़ा और डिटेल हम डिटेल कुछ नहीं है, यही है काफ़ी। आगे थोड़ा और कुछ एल्गोरिदम से रिलेटेड देखना चाहें तो वहाँ पे ये है कि एक प्रॉब्लम ले रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हमें बताना है तो प्रॉब्लम के बारे में कैसे बताते हैं। एक प्रॉब्लम के बारे में हम बस ये बताते हैं कि भाई आपका जो एक एल्गोरिदम होगा वो कुछ काम करेगा, जिसमें हम कुछ इनपुट देंगे और वो कुछ आउटपुट देगा, ठीक है। तो हमें बताना पड़ेगा कि इनपुट हम क्या देना चाहते हैं उसमें, है ना। जैसे ये सॉर्टिंग प्रॉब्लम अगर हमने लिया तो हम कह रहे हैं एक सीक्वेंस ऑफ नंबर देंगे हम, हाँ, और फिर आउटपुट में हमें वही नंबर्स चाहिए बट डिफरेंट उसके परमुटेशन में। एक रीऑर्डर करना है आपको इस एल्गोरिदम के अंदर, ताकि वो ऐसे ऑर्डर में आ जाएं ताकि जो नंबर्स आउटपुट में निकलेंगे उनमें एक ऑर्डर हो। कैसा ऑर्डर हो? वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, है ना। पहला नंबर दूसरे से छोटा हो, दूसरा नंबर तीसरे से छोटा हो, और ऐसा वाला एक ऑर्डर हो, ठीक है। ये हमने प्रॉब्लम बता दिया। यहाँ पे प्रॉब्लम हमने सिर्फ बताया है, एल्गोरिदम क्या होगा ये नहीं बताया है, ठीक है ना। प्रॉब्लम जानने के बाद हम एल्गोरिदम लिखना शुरू करते हैं कि अच्छा ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम है ना, ये इनपुट आया, ये आपका आउटपुट में चाहिए। तो हम इस एल्गोरिदम में, इस प्रोसीजर में, इसमें हम क्या ऐसा लिखे हैं कि जो इनपुट आया है वो आउटपुट में सही सही कन्वर्ट हो जाए। एग्जाम्पल भी आपने बताया कि देखिए ऐसा इनपुट अगर आएगा तो ऐसा आउटपुट चाहिए। आउटपुट में हम देख सकते हैं कि हर नंबर जो है अपने आगे वाले से लेस देन इक्वल टू हो गया है, ठीक। ऐसा हमें आउटपुट चाहिए। तो अब इसका एल्गोरिदम देखने से पहले कुछ और बात सुन लेते हैं, जैसे कि इंस्टांस ऑफ प्रॉब्लम किसे कहते हैं, है ना। इंस्टांस ऑफ प्रॉब्लम बस इनपुट को कहते हैं, हाँ। जो इनपुट सीक्वेंस, जैसे पिछले वाले एग्जांपल में ये इनपुट में आया तो ये हमारा प्रॉब्लम इंस्टांस है सॉर्टिंग के लिए। अगर हम जनरल बात सोचें तो किसी भी एक प्रॉब्लम के लिए जो उसका इनपुट होता है वही उसका इंस्टांस होता है, ठीक है। अभी हम देखें कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो एल्गोरिदम को इफेक्ट करते हैं। अगर सॉर्टिंग एल्गोरिदम का हम एग्जांपल यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ बातें हैं, जैसे कुछ बातें हैं जिसे हम ध्यान रख सकते हैं। कब ध्यान रखना है हमें कि कौन सा एल्गोरिदम चूज करें। जैसे सॉर्टिंग के लिए अगर हम सोचें तो ढेर सारे एल्गोरिदम पॉसिबल हैं, कि एल्गोरिदम 1 है, एल्गोरिदम 2 है, मतलब ढेर सारे पॉसिबल होंगे। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्या क्या एल्गोरिदम्स हैं, लेकिन ढेर सारे एल्गोरिदम्स हो सकते हैं। तो इनमें से कौन सा एल्गोरिदम बेहतर है हमारे नीड के हिसाब से, जब हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज करने वाले हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट पे हमारे पास कौन सा एल्गोरिदम हम यूज करें, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। जैसे कि कितना बड़ा है हमारे पास इनपुट, कितने नंबर्स हैं जिनको सॉर्ट करना है, ठीक है। इसके बेस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम यूज करें। छोटा है तो चलो कोई भी यूज कर लें। द एक्सटेंट टू विच आइटम्स आर ऑलरेडी समवॉट सॉर्टेड, क्या जो इनपुट हमें मिला है वो पहले से सॉर्टेड है क्या। चलो हो सकता है कि इतना पार्ट पहले से सॉर्टेड हो, कुछ एक नंबर हो जो आउट ऑफ ऑर्डर है, तो सिर्फ इतने को अगर सॉर्ट करना है, बाकी सारे पहले से सॉर्टेड हैं, तो हो सकता है कि हम लोग इंसर्शन सॉर्ट सोचें, या फिर कोई एक
स्पेशल पॉसिबिलिटी सोचें कि कौन सा एल्गोरिदम यूज करें, ठीक है ना। पॉसिबल रेस्ट्रिक्शंस कि डेटा आइटम कैसे हो सकते हैं, नहीं भाई फ्लोट ही होंगे, नहीं इंटेजर ही होंगे, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर कैसा है जिस पे हम लोग सॉर्टिंग एल्गोरिदम रन करने वाले हैं, मेमोरी कौन सा है जहाँ पे डेटा स्टोर रहेगा, क्या वो मेन मेमोरी में स्टोर रहेगा या फिर सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहेगा, उस बेसिस पे हम लोग अपना एल्गोरिदम चूज कर सकते हैं। तो हमेशा जब एल्गोरिदम्स हम पढ़ेंगे, ढेर सारे एल्गोरिदम होंगे, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल एल्गोरिदम्स जो हमें मिलेंगे, तो कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे हमें डिसाइड करना होगा कि किस सिचुएशन में कौन से एल्गोरिदम बेहतर है। अभी जान लें कि एल्गोरिदम कब हम कहेंगे कि वो करेक्ट है, सही एल्गोरिदम है। सही एल्गोरिदम तब है वो जब हमें सही जवाब दे रहा है। ये तो सिंपल सी बात है। एक एल्गोरिदम को हम लोग सही कब कहेंगे, जब हमें वो सही जवाब दे रहा है। और एक खास बात कि वो रुकता है, इट हॉल्ट्स, ओके, वो फाइनाइट टाइम में रुकता है। एक एल्गोरिदम ऐसा नहीं है कि वो इनफिनाइट टाइम के लिए चलता रह जाता है। ऐसा एल्गोरिदम अगर होगा जो फाइनाइट टाइम में हमें करेक्ट आउटपुट नहीं देता है, ऐसा एल्गोरिदम हमें काम का नहीं होगा। एक एल्गोरिदम हमारे काम का तभी होगा जब वो फाइनाइट टाइम में, फाइनाइट टाइम थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 4 दिन 10 दिन, लेकिन फाइनाइट एक कुछ दिनों में उसे खत्म होना पड़ेगा। हमें पता होना चाहिए कि ये जिस तरह से ये चल रहा है और जिस मशीन पे ये रन कर रहा है, तो ये कितने दिन में रुक जाएगा। हमें एक एल्गोरिदम होगा जो अगर वो रुकता है और हमें सही आउटपुट देता है, तब वो करेक्ट एल्गोरिदम कहा जाएगा, अदरवाइज वो इनकरेक्ट कहा जाएगा। इनकरेक्ट का क्या मतलब होगा कि या तो वो नहीं रुकता है, चलता रह जाता है, या फिर वो गलत आउटपुट देता है। ऐसे केस में उसे हम इनकरेक्ट एल्गोरिदम कहेंगे, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल बात है। तो एल्गोरिदम आप कैसे लिखेंगे? जनरली हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। एल्गोरिदम हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे जो आसानी से किसी के भी समझ में आ जाए। कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक हम उसे नहीं करेंगे कि भाई हमने सिर्फ सी में जैसे प्रोग्राम लिखते हैं वैसे हमने एल्गोरिदम लिख दिया, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो जैसे सी आता होगा उसे ही समझ में आएगा। किसी ने बोला हमने जावा की तरह लिख दिया, भाई जावा में ऐसे लिखते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ऐसा वैसा, तो हमने जावा की तरह लिख दिया, तो फिर वो जिसे नहीं आता होगा उसे समझ नहीं आएगा फिर, है ना। एल्गोरिदम में हम हमेशा इंग्लिश में, सिंपल इंग्लिश में लिखने का कोशिश करेंगे ताकि सबको समझ में आए। हम लोग उसे मिक्स्ड स्यूडो कोड में भी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें हम लोग ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। मतलब कुछ पार्ट ऑफ कोड हम लोगों ने इस तरह से लिखा जो जनरली हर लैंग्वेज में समझ में आएगा कि ए समथिंग लाइक इक्वल टू और ए इज एक्सेप्टिंग ए प्लस बी वट एवर, है ना। कुछ इस तरह का ऐसा चीज जो जनरली समझ में आ जाएगा, जो एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन इस तरह का हम लोग किसी भी कोड में लिख पाते हैं, किसी भी लैंग्वेज में, है ना। तो वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब हार्डवेयर के बारे में हम लोग बात करते हैं, वहाँ हार्डवेयर डिजाइन के टर्म्स में भी हम लोग एल्गोरिदम यानी स्टेप बाय स्टेप अगर दिखाना पड़ता है तो वहाँ पे दिखाते हैं। तो एल्गोरिदम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहा कि वो कंप्यूटेशनल प्रोसीजर जो है स्टेप बाय स्टेप वो दिखाना ज्यादा जरूरी है, ओके। एक एल्गोरिदम मस्ट प्रोवाइड ए प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ कंप्यूटेशनल प्रोसीजर। कंप्यूटेशनल प्रोसीजर जो है उसका प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन मतलब एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है उसका दिखाना चाहिए, तभी वो हमारे एल्गोरिदम जो है वो हमारे काम का है, ठीक है। ओके, एक एग्जांपल अगर देखो तो इस तरह से हम लोग एल्गोरिदम लिख सकते हैं। जैसे हमने शुरू में मान लो ऐसा बता भी दिया कि इनपुट में वो क्या लेता है, बाद में ऐसा कुछ बता रहे हैं रिपीट करना है। रिपीट का मतलब until, repeat until no change is true, and उसके अंदर में हमने लिखा initialize this variable, उसके बाद for loop लिखा for I is 1 to m minus 1 do, while loop भी ऐसा ही होगा while the condition do, ठीक है। कंडीशन के लिए ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ेगा, while whatever predicate जो भी कंडीशन आप लिखना चाहें ऐसे लिख दो, do उसके अंदर यहाँ पे बस अगर ये थोड़ा सा इंडेंट देंगे ना तो समझ में आएगा कि हाँ ये ऐसा है।
फॉर के साथ देखो हमने इंड फॉर लगाया है, इफ के साथ हमने इंड इफ लगाया है, यहाँ देखो स्वैप हमने ऐसे ही लिख दिया है, नो चेंज इज इक्वल टू फॉल्स लिख दिया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक तरह से इस तरह से हमने लिखा है जो जनरली किसी भी लैंग्वेज में, जो भी किसी भी लैंग्वेज को जानते हो उन्हें समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअली क्या करना चाहते हैं, और वो बस एल्गोरिदम को देख करके उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में इसे इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने अभी देखा कि एल्गोरिदम हम लोग कैसे लिखते हैं। ये हमने अभी नहीं देखा है कि ये एल्गोरिदम सही है या नहीं है, हमने बस यहाँ पे ये सीखा है कि एल्गोरिदम लिखते कैसे हैं। आगे चलेंगे हम लोग तो देखेंगे कि एल्गोरिदम कैसे कैसे लिख सकते हैं और किस प्रॉब्लम के लिए कैसा एल्गोरिदम होना चाहिए। तो आज हम लोगों ने बस ये देखा कि एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। एक प्रोसीजर को हम स्टेप बाय स्टेप में अगर लिख दें, सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स में अगर हम लिख दें, तो वो हमारा एल्गोरिदम है। ठीक है, ये इंग्लिश में या इंग्लिश जैसे में लिखते हैं, हम इसमें किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में इसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग रोकें, यहाँ पे इसे रोकते हैं और आगे हम लोग फिर इसके बाद देखेंगे। थैंक यू।